everyone, welcome back to my channel NCRT Fully Solved. So today we are going to start with class 12th, chapter number 2, macroeconomics. So these are the some basic concepts of macroeconomics जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है. ठीक है, तो चलो अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. ठीक है, अब इसमें क्या कहे हैं उन्होंने, गुड्स को क्लासिफिकेशन किया गया. गुड्स की कोई भी चीज़ें जो जैसे स्टॉक होता है, कोई भी गुड्स मीन्स कोई भी जब ज़्यादा चीज़, सपोज कोई भी फॉर एग्जांपल सॉक्स के पैर हैं और अगर 1000 पैर सॉक्स के आ जाते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, गुड्स. ठीक है, जब हम किसी चीज़ के परचेज या सेलिंग के लिए किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए जो उसका माल होता है, जो उसका स्टॉक होता है, दैट इज़ नोन एज गुड्स. ठीक है, अब देखो बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, कंज्यूम होते हैं, यूज़ होते हैं इकोनॉमी में. इंडिया की बात करते हैं, इकोनॉमी को आप एज इंडिया लेके चलो. ठीक है, जैसे शूज़ हैं, शर्ट्स हैं स्कूल के बच्चों के लिए, मशीन्स हैं, टूल्स हैं फार्म्स के लिए, गन्स हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गुड्स होती हैं इनके लिए. ठीक है, अब ये कोई प्रोड्यूस करता है, कोई बनाता है, तो कोई इनको यूज़ करता है. अब गुड को जो ब्रॉडली है, अब गुड्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक है फाइनल गुड्स और एक है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. ठीक है, अब बात करें तो फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं. फाइनल गुड्स वो होते हैं जैसे जब माल बिल्कुल रेडी हो जाता है, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, जब माल बिल्कुल रेडी हो जाता है सेल के लिए. ठीक है, तो उसको कह देते हैं फाइनल गुड्स कि हाँ अब कोई भी कस्टमर इसको यूज़ कर सकता है. और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जब हम गुड्स जैसे सपोज मैंने एक शर्ट बनानी है. ठीक है, अब फाइनल गुड क्या होगा कि जब मेरे पास वो शर्ट बन के तैयार होके आ गई, वो मेरे लिए एक फाइनल प्रोडक्ट होगा. अब इंटरमीडिएट क्या होगा कि कपड़ा किसी ने लिया, ठीक है, उसके काज किसी ने बनाए और जो उसकी स्टिचिंग है वो किसी और से कराई. अब जो कपड़ा स्टिचिंग वाले की जब दुकान पे गया तो वो स्टिचिंग वाले दुकान के लिए वो इंटरमीडिएट गुड था. ठीक है, क्योंकि अभी तक वो तैयार नहीं हुआ था पूरे तरीके से, अभी वो वर्क इन प्रोसेस था, चल रहा था उसका काम, तो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, फाइनल गुड्स क्या लिखे हैं, ये वो गुड्स हैं विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर. कि हाँ कस्टमर अब इसको पूरी तरीके से, ये फिनिश्ड है, फिनिश्ड गुड है, फाइनल प्रोडक्ट है, अब कस्टमर इसको यूज़ कर सकता है. ठीक है, तो अब फाइनल गुड्स को दो तरीके में यूज़ किया गया है, फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड. फाइनल कंज्यूमर गुड कौन सा होता है कि कंज्यूमर अब डायरेक्टली परचेज ही कर सकता है. ठीक है, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड कौन होता है, क्या होता है कि हाँ अब ये हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इस चीज़ को प्रॉपरली ले सकता है ताकि वो आगे इसको फिक्स एसेट्स में प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में लेके जा सके. तो ये दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, अब फाइनल गुड्स की जो एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल कस्टमर ने जो पैसा लगाया, जो पैसा खर्चा, ठीक है, उसको कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. की कंज्यूम करने के लिए कोई खर्चा किया है. अब शर्ट को मैं यूज़ करूँगी तो उसको मैं कंज्यूम करूँगी ना, इसलिए. ठीक है, अब अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो मतलब फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर क्या होता है कि एक तो होता है कंजम्पशन का कि कितना कंज्यूम करा और कितनी इन्वेस्टमेंट उस पर हुई है. वो कह रहे हैं व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. अब इसका मतलब है कि एक शर्ट है किसी शोरूम में, ठीक है, जो कि बिल्कुल तैयार है बिकने के लिए. अब कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई इस शर्ट में, कोई स्टिचिंग की, कोई आयरन की, पैकेजिंग की, कुछ नहीं अभी. द ओनली वैल्यू एडिशन लेफ्ट नाउ इज व्हेन इट इज एक्चुअली सोल्ड टू द कस्टमर हु इज इट्स फाइनल यूजर. अगर अब रिटेलर सपोज एक शर्ट परचेज करता है 900 रुपये की होल सेलर से और उसको आगे वो 1000 रुपये में बेच देता है, तो वैल्यू एडिशन क्या हुआ, 100 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया. तो ये जो फाइनल स्टेज होती है वैल्यू एडिशन की शर्ट के लिए, जब तक कि ये कस्टमर को जब ये दे दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको वो मतलब 1000 रुपये की काउंट हुई तो उसको इट विल बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम. तो इसको इंक्लूड किया जाता है उसमें. मतलब जब पूरा जैसे अब इसका जो कॉस्ट है वो 900 रुपये काउंट नहीं होगी, कॉस्ट तो 900 रुपये होगी, लेकिन जो इसका फिनिश्ड गुड्स में जब हम
एस्टिमेशन के लिए एनपी, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे ना, एस्टिमेशन के लिए आगे करेंगे, तो इसमें पूरी हम 1,000 रुपये लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर की जेब में से तो 1,000 रुपये गया ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कस्टमर का तो 1,000 रुपये निकल गया जेब में से, चाहे वो 100 रुपये बीच में दुकानदार का प्रॉफिट था। तो इसलिए जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे, चेक करेंगे, तो उसमें हम पूरा इसको 1,000 रुपये काउंट करेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के। अब ये वो गुड्स हैं जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं की होती, वैल्यू अभी इसमें ऐड करनी रहती है। ठीक है, अब जैसे सपोज शर्ट की बात कर रहे हैं, अब शर्ट आधी स्टिच हो गई, ठीक है, इसमें काज बनने रहते हैं, अभी पूरी स्टिचिंग नहीं हुई, पूरी ओवरलॉकिंग नहीं हुई, सब कुछ पेंडिंग है। तो जो काज का काम है, जो शर्ट के बटन्स का काम है, वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में के बीच में ही आ रहा है ना, क्रॉस तो नहीं हुई, पूरी तो नहीं बन गई, वैल्यू भी पूरी ऐड नहीं करेंगे हम उसकी, तो विच आर येट नेट रेडी बाय यूज बाय द फाइनल यूजर। तो उसको आधी सिली हुई शर्ट को तो कोई भी पहन भी नहीं पाएगा ना, तो इसलिए तो उनको कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, विच आर परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर फर्म। ठीक है, या रॉ मटेरियल की तरह के, या फिर गुड्स फॉर रीसेल के लिए। अब जैसे एक होता है कि हाँ मैंने कपड़ा बना रही हूँ, अब वो कपड़ा आगे शर्ट वाला दुकानदार ले रहा है या फर्म ले रही है, तो एक फर्म होगी जो कपड़ा बना रही है, दूसरी फर्म जो होगी वो इसकी शर्ट बनाएगी, तो ये हो गया इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, एक हो गया कि शर्ट बना रही है और अभी उसका काम आगे पेंडिंग है, उसकी स्टिचिंग आगे, जो उसके बटन्स हैं वो कोई और लगाता है, तो वो आगे जब जाएगी वो भी इंटरमीडिएट गुड्स में ही काउंट होएगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल वही है, मैंने आपको समझा दिया। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली बन जाती है फाइनल गुड्स की वैल्यू। अब सपोज कारपेंटर जो है वो लकड़ी खरीदता है 10,000 रुपये की, उसमें से वो चेयर बनाता है और उन चेयर्स को 20,000 की बेचता है, तो वैल्यू ऑफ चेयर्स की वैल्यू क्या रही, वैल्यू ऑफ चेयर्स रहेगी उसमें जो फाइनल गुड्स होंगे उसमें वो इंटरमीडिएट जो 10,000 रुपये का है वो ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो क्यों ऐड नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, अदरवाइज देयर वुड बी डुप्लीकेशन इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो, अब इन्होंने 10,000 रुपये की, कारपेंटर ने लकड़ी खरीदी, पर वही जब उसने 10,000 की जो लकड़ी थी, जब उसने चेयर्स बनाई तो उसने 20,000 की बेच दी। ठीक है, तो मतलब उसका 10,000 रुपये का खर्चा भी तो हुआ था ना, तो उसका प्रॉफिट तो 10,000 हुआ टोटल, मतलब 20,000 माइनस 10,000 और 10,000 उसका बचा, तो वो जो 10,000 था, मतलब इसका जो हम जो कैलकुलेट करेंगे वो इसको ये 20,000 को ऐड करेंगे, उसमें वो 10,000 नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हम 10,000 ऐड करने लग गए, उसमें 30,000 बना दिया, तो फिर वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ 20,000 रुपीज़ काउंट करेंगे। ठीक है, जब भी नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम एस्टिमेट करेंगे तो उसमें हम फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस लेंगे, इसलिए हम जब तक वो कस्टमर इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इसलिए वो अकाउंट नहीं होते, क्योंकि जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी फाइनल कॉस्टिंग ऐड हो जाती है कि भाई ये इतने का बिका है तो इसको ये अमाउंट हमने ऐड करनी है। हम इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स जो बीच के जो खर्चे हो रहे होते हैं वो नहीं काउंट करते, क्योंकि वो सारे खर्चे फाइनल प्राइस में इंक्लूड हो रहे होते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। कुछ क्वेरी रहे तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, देखो पॉसिबल नहीं है कि एक सेट ऑफ गुड्स को फाइनल गुड और अनदर सेट को इंटरमीडिएट गुड्स कहना। ठीक है, सेम गुड और फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। अब डिस्टिंक्शन डिपेंड करती है कि एंड यूज क्या है। ठीक है, अब जैसे शुगर है, चीनी है, वो रॉ मटेरियल की तरह होती है जब बिस्किट्स के प्रोडक्शन में यूज करनी हो। ठीक है, अब क्योंकि क्योंकि बिस्किट बनाना है तो चीनी हमने ली तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया ना, क्योंकि अभी चीनी डालेंगे, मैदा घोलेंगे, उसमें बेक करेंगे, फिर जाके बिस्किट बन गया, तो चीनी हो गई इसके लिए इंटरमीडिएट। लेकिन जब हम घर के लिए यूज़ करते हैं चाय या दूध में डालने के लिए, तो तब चीनी हमारे लिए वो फाइनल प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो सेम गुड जो है वो फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या यूजेज है। ठीक है, चलो, अब वो कहते हैं व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ गुड्स, वही एग्जैक्टली वन एंड द सेम थिंग। सपोज जैसे पेपर है, पेपर मैंने खरीदा, ठीक है, पेपर पर चॉइस बाय स्टूडेंट, मुझे उस पर लिखना है, कुछ प्लेन पेपर ले लिया मैंने, तो मेरे लिए तो वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब जैसे सपोज बुक वाले हैं, बुक वाले अगर खाली पेज लेंगे तो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं है ना, फाइनल प्रोडक्ट उनका कब बनेगा, वो उनके लिए इंटरमीडिएट हो गया। फाइनल कब बनेगा, जब वो पूरी बुक छप जाएगी, उस पर सारी बुक्स पे समान चीज़ें लिखी जाएंगी। ठीक है,
तो वही है कि डिपेंड करता है फाइनल गुड या इंटरमीडिएट कैसे काउंट करते हैं, कि उसकी एंड यूज़ क्या है, उसका लास्ट यूज़ क्या है। एंड यूज़ मीन्स अखीरला यूज़ किस चीज़ में आ रहा है, वो फिर उस पर डिपेंड करता है कि इसको हमने किस में काउंट करना है। ठीक है, अब डिफरेंस आ गया इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि गुड्स जो हैं वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन चले जाते हैं, किसी के कस्टमर के घर में भी चले जाते हैं यूज़ होने के लिए। अब ये जो है ये रॉ मटेरियल की तरीके भी यूज़ होते हैं, और ये चीज़ें हैं जो ये रॉ मटेरियल की तरह नहीं यूज़ होती, क्योंकि ये फाइनल होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मीन्स कच्चा, जो भी पका ना हो, पूरा बना हुआ ना हो। ठीक है, दीज गुड्स में भी रीसोल्ड बाय द फर्म, ये रीसेल हो सकती है प्रॉफिट के लिए, लेकिन ये एक बारी ये रीसेल नहीं हो सकती, एक बारी सेल हो गई तो। ठीक है, वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दिस गुड्स, इसमें वैल्यू प्रॉफिट जो है वो ऐड करना होता है, इसमें वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड क्योंकि ऑलरेडी ऐड किया हुआ होता है। एक्सपेंडिचर जो है इस पे इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ये जो गुड्स होते हैं ये एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट में नहीं इंक्लूड होते, लेकिन ये वाले होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो, कंजम्पशन गुड्स और कंजम्पशन कंज्यूमर गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली यूज़ होते हैं ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, अब सपोज मैं आइसक्रीम ली या मैंने दूध लिया, तो वो मैंने हाउस होल्ड अपने घर के लिए लिया, तो वो डायरेक्टली परचेज करूँगी मैं। ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूम भी करूँगी, तो वो हो गया कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मीन्स जो गुड्स कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदता है अपनी कंजम्पशन के लिए, अपने खाने पीने के लिए, कि मैं यूज़ कर सकूँ। ठीक है, अब कंज्यूमर गुड्स आगे 4 तरीके के होते हैं: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो सेवरल ईयर्स के लिए यूज़ होते हैं और बहुत हाई वैल्यू होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे घर में ना टीवी पड़ा होता है, ये हम इनको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में कैरी करते हैं, काउंट करते हैं कि भाई ये महंगी चीज़ें, इनको संभाल के रखो, है ना। टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, हमारा कार हो गई, हमारा स्कूटर हो गया, हमारी वॉशिंग मशीन हो गई। ये कौन से होते हैं? ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, जो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चलने वाले होते हैं। अब आगे आते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो एक या कुछ 1-1.5 साल के लिए, 9-10 महीनों के लिए, इतने टाइम पीरियड के लिए चलते हैं, वो होते हैं सेमी ड्यूरेबल, जो बहुत ज़्यादा वैल्यू के लिए भी नहीं होते। सपोज कपड़े हो गए, छोटा सा फर्नीचर हो गया, कुछ क्रॉकरी हो गई, कोई ग्लास का सेट लिया हमने, कांच के ग्लास पानी पीने वाला, ये हो गई सेमी ड्यूरेबल। ठीक है, कि मतलब यूज़ तो होंगे, ये नहीं कि आज यूज़ किया तो हमने फेंक दिया। यूज़ तो होते हैं ना, कपड़े ले लिए हमने, सर्दियों के कपड़े इस साल यूज़ किए तो अगले साल भी चला ही लेंगे। 6 महीने इस साल पहले, 4 महीने इस साल पहने, 4 महीने अगले साल पहन लेंगे। तो ये हो गए सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, जो हम कुछ टाइम के लिए पहनते हैं लेकिन बहुत हाई वैल्यू के नहीं होते। अब आगे आते हैं नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स। अब ये गुड्स कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो हम सिर्फ एक बार ही यूज़ करते हैं। सपोज पेट्रोल डलवाना है हमने, पेट्रोल एक बार ही डलवा लिया, तो सेम पेट्रोल तो दोबारा नहीं डलता ना, अलग से पेट्रोल दोबारा डलाना पड़ता है। तो पेट्रोल हो गया, मिल्क हो गया, है ना, इंक हो गई, पेन हो गया, एक बारी के लिए यूज़ करते हैं ना, ब्रेड। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो एक बारी हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं नॉन ड्यूरेबल। सपोज डिस्पोजेबल ग्लास है, एक बारी हमने इस प्लेट में खाना खा लिया, तो हम ये थोड़ा ना डिस्पोजेबल प्लेट वॉश करके दोबारा खाते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं, वी जस्ट थ्रो इट, हम उसको फेंक देते हैं। तो वो आ जाते हैं नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स में। देखो उसी में ही उसका मतलब लिखा हुआ होता है। अब ये लिखा हो ना, सिंगल यूज़ मीन्स एक बार यूज़ करने वाला। सर्विसेज, सर्विसेज कौन सी होती हैं? सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स की होती हैं, जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं ह्यूमन वांट्स को। अब कई होती हैं डॉक्टर्स की, जैसे डॉक्टर है कोई, ठीक है, तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। हम बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमें ठीक कर देगा, तो उसने क्या की, उसने हमें सर्विसेज दी। ठीक है, तो इस तरीके से सर्विसेज जो हमें देते हैं। अब कैपिटल गुड्स आते हैं। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फिक्स एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर के। ठीक है, अब जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, अब सपोज मेरी एक फैक्ट्री है, मैंने कोई मशीनरी लगा रखी है, तो वो मेरे लिए कौन सा हुआ? वो मेरे लिए कैपिटल गुड हुआ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, एक तो प्राइस की होती है और बहुत ज़्यादा लंबे सालों तक के लिए चलनी होती है। ठीक है, सो दीज गुड्स आर यूज बाय प्रोड्यूसर्स आइदर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक या फिर एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट होते हैं। फिक्स होते हैं ना, क्योंकि कितने सालों के लिए यूज़ होने होते हैं और बहुत महंगे होते हैं, हाई वैल्यू के होते हैं, इस वजह से।
बट दीज आर नॉट कैपिटल गुड्स। हाँ, अब जैसे नट्स एंड बोल्ट्स है, ये सेवरल ईयर्स के लिए यूज होंगे, लेकिन ये कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स, ये कैपिटल गुड्स हमेशा वही होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं और जो बहुत लंबे सालों के लिए चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब सपोज मुझे अपने उसके लिए फैक्ट्री के लिए कुछ मुझे कोई बड़ी मशीन लेनी है, तो वो किस में आ जाएगी? वो कैपिटल गुड में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम बड़ी चीज़ें लेते हैं, बहुत महंगी 30-30 50-50 लाख की मशीन आती है कोई भी, तो इस तरीके से उसको हम कैपिटल गुड्स में काउंट करेंगे। लेकिन कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन भी होती है। मतलब कि अब जैसे मैं सपोज आज मशीन ली मैंने, 10 साल आगे चलाऊंगी उस मशीन को, तो उसका वियर एंड टियर होगा। वियर एंड टियर का क्या मतलब? कि उसमें कुछ पुर्जे खराब होएंगे, उसकी रिप्लेसमेंट होएगी, उसका चेंज होएगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू कम भी तो होएगी ना। अब कार लेते हैं हम, सपोज फॉर एग्जांपल कार लेते हैं, तो कार की डेप्रिसिएशन भी तो होती है ना। डेप्रिसिएशन क्या होती है? जब किसी चीज़ की वैल्यू घट जाती है, उसका प्राइस घटना शुरू हो जाता है। अब आज मैंने कार एक 20 लाख में ली, 3 सालों बाद वो 20 की तो नहीं रहेगी ना, वो 17 लाख 15 लाख में आ जाएगी, है ना। तो उसके क्यों? क्योंकि हम उसे रोज यूज करेंगे, तो वो वियर एंड टियर होगा। इस वजह से उसको उसमें डेप्रिसिएशन होगी, और इसमें लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स होता है, जो वियर एंड टियर की वजह से होता है। अब वो कह रहे हैं सारे गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। ठीक है, अभी तक मैं यहीं तक का रखूंगी, आपके हर कंसेप्ट अलग अलग बना दूंगी मैं इसमें। अब आते हैं इस पे। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज होते हैं, विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अब ये कौन से गुड्स होते हैं? जैसे गुड्स एज रॉ मटेरियल बाय प्रोड्यूसर, सपोज वुड, लकड़ी खरीदी गई है फर्नीचर बनाने के लिए, गुड्स आर यूज्ड एज फिक्स एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। तो अनलाइक फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर, गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल्स एंड नॉट ड्यूरेबल यूज गुड्स। ठीक है, अभी क्या होते हैं, ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जो रिपीटेडली यूज नहीं होते प्रोडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, अब हर सेम लकड़ी हम दोबारा फर्नीचर उसी लकड़ी से तो नहीं बनाते रहते ना, लकड़ी तो बदलती रहती है। तो फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो रिपीटेडली यूज होते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, तो उनको ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहा जाता है। लेकिन जो वही प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो सेम, हर बार वही चीज़ें सेम नहीं रिपीट होती। अब वो जो लकड़ी है वो दोबारा थोड़ा ना रिपीट होगी फर्नीचर बनाने में। सो इसलिए जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन हर प्रोड्यूसर गुड जो होता है वो कैपिटल गुड नहीं होता। ठीक है, हाँ। अब कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स के डिफरेंस पे आ जाते हैं। कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। मैंने आइसक्रीम खा ली, मैंने कोई भी चीज़ खा ली तो मुझे सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? वो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो अलग, जैसे मैंने मशीनरी है तो वो मेरे बिजनेस के लिए है, मुझे क्या सेटिस्फाई तो नहीं करा ना, लेकिन हाँ मेरी ज़रूरत के लिए है वो। अब कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? ये कंज्यूम कर सकते हैं हाउस होल्ड जब उसे खरीदते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूम नहीं करते हाउस होल्ड्स, ये प्रोड्यूसर्स अपनी फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन पे लगते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। जो भी मैंने आइसक्रीम का 50 रुपए की आइसक्रीम ली तो वो एक्सपेंडिचर जो हुआ वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हुई मेरी अगर आज मैं 50 लाख की मशीनरी लगा रही हूँ तो उस 50 लाख से आगे कितना होगा? मुझे 1 करोड़ रुपए की सेल होगी। क्यों? मैं उससे माल बनाऊंगी, उससे स्वेटर्स बनाऊंगी, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट हो गई मेरी। ठीक है, अब हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अब मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कंजम्पशन मैंने सपोज करी, मतलब मैंने बहुत सारी मेरे पास कस्टमर्स आए हैं सारे, मेरे पास मेरे घर पे रिलेटिव्स आए हैं, तो मैंने 20 आइसक्रीम ले ली, तो उसमें क्या होगा? वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब ज़्यादा लोग सेटिस्फाई होंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है। मतलब मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल बता रही हूँ, पढ़ी भी ले सकते हो। अब हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स से क्या होता है? हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इकोनॉमी की होगी। मतलब मैं जो, अगर मैं एक की जगह 2 मशीन्स लगा लूँगी तो मैं ज़्यादा स्वेटर्स बना पाऊँगी, मैं ज़्यादा जैकेट्स बना पाऊँगी, जो भी मैं बना रही हूँ उससे क्या होगा? मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे जो जीडीपी ग्रोथ है, जो इकोनॉमी की है वो भी बढ़ेगी, उससे बैकबोन उसकी स्ट्रांग होएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगी, माल बेचूंगी। सपोज मैं अमेरिका भेज रही हूँ माल, तो मैं ज़्यादा भेजूंगी तो हमारे पास यूएस डॉलर ज़्यादा आएगा, इंडिया में डॉलर की आएगा ना हमारे पास, ज़्यादा वो लोग खरीदेंगे हमसे सामान, तो इंडिया में ही पैसा आएगा ना, तो इसलिए उसकी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक है,
सो बोथ कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स हैव वन कॉमन फीचर कि वो फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, याद रखना। सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो कि इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। तो अब आपका फर्स्ट टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सेकंड टॉपिक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारा होता है, मेरी मेहनत सही बताऊँ तो वेस्ट जाती है अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड मैं अब आपका नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट इस पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।